वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल NCIS में। दिवाली के इस पावन अवसर पे आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज हम लोग मैक्स वेबर की चर्चा करेंगे। JPSC की पाठशाला सीरीज ये एक इंटीग्रेटेड मेंस क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दिवाली के शुभ उपलक्ष्य में हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम तैयार है और ये मात्र 999 रुपीस में आपको मोर देन 70 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल किया जाएगा। आप इसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं और भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा। तो JPSC के एग्जाम्स के लिए न्यूज वगैरह आ रहा है, अपने कमर कस लें और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाएं। बट दोस्तों एक बात हम शेयर करेंगे आप सभी से, क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हम सभी के लाइफ का एक ऐसा मौका होता है जब सब लोग उस क्षण को जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वही परिंदा उड़ान भरेगा जो समय से पहले अपने घोंसले से निकलेगा। घोंसले से निकलने की तैयारी में लगे, घोंसले से निकलो, अदरवाइज परिंदा सिर्फ उड़ते रहोगे। लक्ष्य की प्राप्ति, निहित लक्ष्य की प्राप्ति में आपको दिक्कत होगी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपको एक सतत परिश्रम का फल होता है और जिसके लिए आपको रात दिन एक करके एक ध्येय के साथ पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ एक्सेल NCIS में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और क्लासरूम में ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन की सुविधा भी अवेलेबल की जा रही है। हमारे यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल ऑडियो वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सोफिस्टिकेटेड वे में सुबह से शाम तक एक स्ट्रैटेजिक वे में क्लासेस की जाती हैं। शाम को आपका रिवीजन बैच की तरह ऑनलाइन मोड मतलब हाइब्रिड मोड में क्लासेस करी जाती है। जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम एक अपने प्लानिंग के साथ यहाँ काम करते हैं सो दैट कि आपको एक टाइम के साथ स्टिपुलेटेड टाइम में कोर्स कंप्लीट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इधर उधर के न्यूज में ना रहें। आप पढ़ाई करेंगे क्योंकि सिलेबस जितना डेप्थ है, इतना वास्टनेस है कि उस सिलेबस में सिर्फ आप इस चक्करों में पड़े रहो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मोटिवेशन लेना है, कब एग्जाम होना है, क्या नहीं होना है, ऑल आर इररिलेवेंट फैक्ट्स। आपको एग्जामिनेशंस के लिए बात मान लो कि एक साल से कम यदि आप सतत परिश्रम कर रहे हो, यू आर नोवेयर इन द रेस ऑफ द JPSC एग्जामिनेशन। इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो कोई भी इधर उधर घुमा के बातें नहीं की जाती है, यहाँ पर स्ट्रेट वे आपको फोकस करना है और यदि आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ इनजस्टिस करते हैं। सो हम लोग मैक्स वेबर के साथ कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में, और आपका दिवाली के साथ साथ आने वाला समय मंगलमय हो और अपने समय के साथ को यूज करते हुए आप इस साल एक सेट अपने लिए पक्का करें। सो तैयारी करते हैं हमारे साथ और हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स में आज हम लोग मैक्स वेबर जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के लिए एक बहुत ही चर्चित एंड यू कैन से कि दैट मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सनालिटी दैट इन द टॉपिक ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज द मैक्स वेबर। तो आज का टॉपिक है मैक्स वेबर है और आज के इस एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्स वेबर की पूरी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे चैनल पे जो आप सेक्शन में जाएंगे, जो होम पेज पे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीक्वेंस में मैक्स वेबर का एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है जो कि एक फुल डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। बट ऑन द डिमांड एंड एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम इस सीक्वेंस में मैक्स वेबर को ब्रीफली हम कवर करेंगे और ये चूंकि बाइलिंगुअल मोड में होगा तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि हमारा जो कंटेंट मोस्टली इंग्लिश में होता है, सो डू नॉट बोदर अबाउट दैट। आप कंसेप्ट को सीखें और चूंकि वो चीज आपको कंटेंट माने प्रिंटेड मटेरियल में हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, राइट। सो मैक्स वेबर को शुरू करते हैं। तो उसको एक क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे कि व्हाट इज द बेसिकली ब्यूरोक्रेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नौकरशाही। नौकरशाही का क्या मतलब होता है? क्या मैक्स वेबर वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जिन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी के टर्म्स को डिफाइन किया? क्या ब्यूरोक्रेसी के टर्म्स का कॉइन माने उद्भव मैक्स वेबर द्वारा किया गया, या मैक्स वेबर की थ्योरी हमारे आज के सिस्टम में कितना रेलेवेंट है, या मैक्स वेबर की थ्योरी में और कुछ रिफॉर्म्स या कुछ एड ऑन की जरूरत है जैसे जैसे हम लोग समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज के क्लास के बाद आप इजीली हैंडल कर पाएंगे और
जो आपका एग्जाम है वो मैक्स वेबर माने ब्यूरोक्रेसी के इर्द गिर्द एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो मैक्स वेबर को अच्छे से समझिए। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं और मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। मैक्स वेबर दैट उन्होंने क्या काम किया था, दैट इज हिज थ्योरी इज बेसिकली नोन फॉर द थ्योरी ऑन द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, सो ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, नौकरशाही। ओके, नौकरशाही। सो आप एग्जामिनेशन को पास करने के बाद एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे, नौकरशाह बनेंगे, तो उस नौकरशाही के सिस्टम को समझते हैं आज कि ये नौकरशाही सिस्टम होता क्या है और ये बेसिकली हमें दिखता कैसा है, ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। गॉट इट? सो लेट्स से द ब्यूरोक्रेसी के टर्म को सबसे पहली बार हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे कि द मैक्स वेबर was not the one who actually coined the term bureaucracy, it was the Vincent D. Gomes। क्या नाम था ना, Vincent D. Gomes। ओके, सो इन्होंने that basically the term of bureaucracy was coined। ठीक है, coined the term bureaucracy। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी में एक लिमिटेशंस था कि मैक्स वेबर के पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे या फिर जो भी समझ थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वो क्या था कि ब्यूरोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, है ना। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ब्यूरोक्रेसी में करप्शंस है, ब्यूरोक्रेसी में एलिनेशंस है, ब्यूरोक्रेसी में इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है, ब्यूरोक्रेसी में एंड कैरेक्टर है। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट फॉर द पीपल। तो दैट्स वाई ना मैक्स वेबर के पहले जितने भी चर्चित फिलॉसफीज है, जितने थ्योरीज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की समझ है, ऑल दे ट्राई टू बेसिकली सफर्ड फ्रॉम व्हाट द ब्यूरोक्रेसी इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट। सो उस नेगेटिव कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है ना, पेजोरेटिव मीनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ना ब्यूरोक्रेसी को किस कैरेक्टर से हाईलाइट कैरेक्टराइज किया जाता था ना, इट इज बेसिकली ए नेगेटिव कैरेक्टर। ये कैसा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर। ब्यूरोक्रेट को देख के आपको अपना फीलिंग नहीं होता था, वही फीलिंग नहीं होता था, द फीलिंग ऑफ एसोसिएशन नहीं होता था कि दी ब्यूरोक्रेट इज फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। ये कैसा है, ब्यूरोक्रेट है, करप्शन है, ब्यूरोक्रेट है, डर है, ब्यूरोक्रेट है, फियर है। तो जैसे ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, इट इज ए नेगेटिव कैरेक्टर। ये नेगेटिव कैरेक्टर को टेक्निकली एक टर्म से बोला जाता था, दैट इज कॉल्ड द पेजोरेटिव मीनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। पेजोरेटिव मीनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो आखिर ये पेजोरेटिव मीनिंग को किसने सबसे पहले बार माने पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया और नेगेटिव एस्पेक्ट को उसने साइडलाइन किया, इट वाज द मैक्स वेबर। और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से ही बताया है कि दैट जब भी हम लोग लेट्स से वुड्रो विल्सन को क्या बोला जाता है, वुड्रो विल्सन को इस डिसिप्लिन का जनक बोला जाता है। द वुड्रो विल्सन वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज not of his the content but because of the impact. Similarly, the Max Weber, he was very known personality in the discipline of bureaucracy, not because that he was the first who actually defined the term, but because he highlighted the positive aspect of the bureaucracy. So Max Weber highlighted the positive aspect of the bureaucracy और यहीं से मैक्स वेबर शुरू होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि मैक्स वेबर the highlighted the positive aspect of the bureaucracy, positive aspect of the bureaucracy, and defined the structural and functional, defined the structural and the functional characters of the bureaucracy, functional characters of the bureaucracy। ठीक है ना। मैक्स वेबर ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के नेगेटिव एस्पेक्ट को साइडलाइन किया।
एंड ब्यूरोक्रेसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, साथ ही साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के टर्म को डिफाइन किया और उसके किन कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया, ना स्ट्रक्चरल कैरेक्टर एंड द फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इसको और अच्छे से समझेंगे ना। सबसे पहले एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, हाउ यू विल डिफाइन द ब्यूरोक्रेसी। Now, bureaucracy, according to Max Weber, it is a body of appointed officials, right? What is bureaucracy? According to Max Weber, bureaucracy refers to a body of appointed officials. Refers to a body of appointed official. Body of appointed official. It is a generic concept. It is a generic concept. It is a generic concept which captures both the public as well as the private sectors from bottom to top of hierarchy, bottom to top of its hierarchy, bottom to top of its हायरार्की, है ना। जैसे मान लेते हैं दिस इज ए ट्रेडिशनल शेप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस ट्रेडिशनल शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट लेयर्स, जहाँ पर अलग अलग द पर्सन्स विल ऑक्युपाई द पोजिशंस, ओके। द स्ट्रक्चर यू विल गेट इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर दिस इज लेट्स से कॉल इट द बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की, दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल ऑफ हायरार्की, ठीक। तो व्हाट इज द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि मैक्स वेबर बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इट इज व्हाट ए सेट ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल, ए बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल जो किसी माने रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेसी उसी सेट ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को बोला जाता है, इट इज ए जेनेरिक कॉन्सेप्ट, माने इक्वली एप्लीकेबल है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जगह में यदि अपॉइंटेड ऑफिशियल है उसको क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशंस के बॉटम से टॉप लेवल ऑफ हायरार्की में कहीं पर भी वो ऑफिशियल यदि अपॉइंटेड है तो वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, इट मींस ही इज रिगार्डेड एज ए ब्यूरोक्रेट। तो ये पहला डेफिनेशन है। और उसके बाद उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के पहले थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर उन्होंने इन थ्योरीज को कैसे डेवलप करा, तो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पहुंचेगा। सो लेट्स टेक द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज थ्योरी, है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड behind the development of his theory, so what is the historical background? ना जिस समय ये अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे, दैट द वर्ल्ड जो वेस्टर्न सोसाइटीज एंड ईस्टर्न सोसाइटी, दैट्स इस तरह के द डिवीजन में डिवाइडेड था। वेस्टर्न सोसाइटी इज मार्क्ड विद साइंटिसिज्म, वेस्टर्न सोसाइटी इज मार्क्ड विद द टेक्निसिज्म। वेस्टर्न सोसाइटी मतलब कॉन्टेम्पररी यूरोप या यूएसए की सोसाइटी, उसको वेस्टर्न सोसाइटी बोला जाता था। और वेस्टर्न सोसाइटी में किस चीज पे फोकस था, साइंटिसिज्म पे, टेक्निसिज्म पे। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी का कैरेक्टर कैसा था ना, ये ज्यादा रैशनलाइज सोसाइटी थी ना, ज्यादा रैशनलाइजेशन था। आखिर द मैक्स वेबर को इन चीजों में क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि मैक्स वेबर प्राइमरीली एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा नाम है
क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने जो कि अनमैचेबल है। मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इसलिए उनका प्राइमरी इंटरेस्ट कहाँ रहा होगा, सोशल फेनोमेना को समझने के लिए। और जब सोशल फेनोमेना को समझ रहे थे तब समझते समझते ही उन्होंने ये थ्योरी ऑन ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया था। तो मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर नहीं थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है ना, इंसिडेंटल है। ये पहला पॉइंट समझेंगे ना। मैक्स वेबर कैसे थे? मैक्स वेबर ही वाज ए सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। मैक्स वेबर इट वाज ए सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या काम करता है बताओ ना, वो सोशल फेनोमेना को समझता है कि सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक से फैमिली कैसे काम करता है, द रिलेशनशिप कैसे काम करता है, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये कैसे कैसे काम करता है, इनका रोल क्या है। तो दीज आर कॉल्ड सोशल इश्यूज। So that's why the Max Weber has interest to understand the social issues. Social issues. इसमें इनका प्राइम इंटरेस्ट रहा होगा। तो सोशल इश्यूज में ही यदि सोसाइटी में ज्यादा साइंटिसिज्म है, जैसे बात करते हैं कि द सोसाइटी इज मोर सेक्युलर, द सोसाइटी इज मोर रैशनल, तो ये क्या है ना, सोशल कैरेक्टरिस्टिक है। सो दैट्स व्हाई दैट मैक्स वेबर वाज कीन एंड इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सोशल इश्यूज। सो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग the social issues he went to the western society। ये कहाँ चले गए? वेस्टर्न सोसाइटी, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी इट वाज मार्क्ड विथ साइंटिसिज्म, मार्क्ड विथ रेशनैलिटी। सो दैट्स व्हाई जब वो वेस्टर्न सोसाइटी में गए, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट, द रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब समझ पा रहे हो कि ज्यादा साइंटिसिज्म है, ज्यादा टेक्निसिज्म है, फोकस साइंस पे ज्यादा है। सो जब वो रैशनैलिटी को समझने रहे थे, देन ही अंडरस्टूड दैट कि सोसाइटी में एक प्रीडोमिनेंट फेनोमेना है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन। ओके, सोसाइटी में क्या है? डोमिनेशन है। क्या मैंने बताया कि दैट मैक्स वेबर वेंट टू द वेस्टर्न सोसाइटी टू अंडरस्टैंड ए फेनोमेना नोन एज रैशनैलिटी या रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन को जब समझ रहे थे तो ही अंडरस्टूड कि एक चीज देखा उन्होंने कि ये एक फेनोमेना है सोसाइटी में जिसको बोला जाता है डोमिनेशन। और ये डोमिनेशन एक तरह का रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? देयर इज कॉल्ड रूलर क्लास एंड रूल्ड क्लास। माने एक क्लास है जो कमांड इशू करता है, एक क्लास जो है मास्टर मोरालिटी टाइप का है, मतलब सिर्फ जो कमांड को इशू करेगा, एंड अनदर क्लास विच ओबे द कमांड। सो दिस इज कॉल्ड ए सोशल रिलेशनशिप। और ये सोशल रिलेशनशिप को क्या उन्होंने बोला? दैट ही रिगार्डेड, ही टर्म्ड इट इज एज ए डोमिनेशन। समझ में आया कुछ? सो व्हाट इज द डोमिनेशन? इट इज अ सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। पहला को क्या बोला उन्होंने? रूलर, और दूसरा को क्या बोला उन्होंने? रूल्ड। ठीक है, तो ये सोसाइटी में व्हाट इज ना, सोसाइटी में क्या है ना, डोमिनेशन है। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लास, वन इज कॉल्ड रूलर एंड अनदर इज कॉल्ड रूल्ड। ना रूलर का क्या काम होगा? ना रूलर का काम है टू इशू द कमांड। रूलर क्या फॉलो करता है कि कमांड को इशू करेगा, और रूल्ड का क्या काम है? उन कमांड्स को दैट इज फॉलो करेगा, ऑब्लिगेट करेगा। तो इसी चीज को क्या बोला उन्होंने? डोमिनेशन। अभी डोमिनेशंस को उन्होंने फिर स्टडी किया, सो उन्होंने देखा कि ये डोमिनेशंस हर एक इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो देखा कि हर एक तरह के जितने भी वो सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में है, सभी जगह क्या है ना, सभी जगह है डोमिनेशन। सो इसको फिर उन्होंने स्टडी किया। सो जब डोमिनेशंस को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या देखा कि सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कंसीडर किया, लाइक द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव।
ओके तो ही कंसिडर्ड कि जो रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस मान लेते हैं कि दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न चर्च सिस्टम, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है। तो वेस्टर्न चर्च सिस्टम जिसमें कि क्लर्जी का कंसेप्ट है, क्लर्जी क्या करता है? इशू द कमांड। और क्या क्लर्जी के जो कमांड है उसको क्वेश्चन कर सकते थे क्या? वी कैन नॉट। सिमिलरली हमारे यहाँ रिलीजियस प्रीचर्स जो थे तो दे एक्सरसाइज सम व्हाट अथॉरिटी, ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप अपने फॉलोअर्स के बीच में कि वो कमांड इशू करता है बिकॉज दे से द गॉस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ। और उनका जो वॉइस है उसको क्या काउंटर किया जा सकता था? नो। उनके अथॉरिटी को क्या चैलेंज या क्वेश्चन कर सकते थे? नो। इसका मतलब है वो बोलते हैं और जो सुनने वाले क्या करेंगे? उसको सिर्फ फॉलो करेंगे। तो इस तरह ये क्या है? एक रिलेशन है। विच टाइप ऑफ रिलेशन? इट इज कॉल्ड डोमिनेशन। उसी तरह से if we talk about the political institutions, so there are political representatives, masters, ministers, executives, ये लॉ बना के ये इशू करते हैं और बाकी सब क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो उन्होंने देखा कि ये जो डोमिनेशंस है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी है, दी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अभी फिर उन्होंने बोला कि यदि कोई फेनोमेना है, जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं तो उस स्टडी का कुछ बेसिस होता है, उस स्टडी का कुछ पर्पस होता है, क्योंकि बिना बेसिस का बेसलेस तो कोई काम होगा नहीं। तो मैक्स वेबर ने बोला कि आखिर ये इतना ऑल परवेसिव फेनोमेना है, सारे इंस्टीट्यूशंस में हमको डोमिनेशंस मिलता है। वी फाउंड डोमिनेशंस in every possible institutions there must have some basis। तो उन्होंने बेसिस को स्टडी किया और देखा कि जो इकोनॉमिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ये इकोनॉमिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर जो बेसिस ऑफ डोमिनेशन है वो क्या है ना? कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बेसिस का नाम क्या बोला उन्होंने? द कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड जब उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया और जब उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया तब उन्होंने देखा कि यहां क्या बेसिस है? बेसिस इज अथॉरिटी। बेसिस इज द अथॉरिटी। सो दो बेसिस उन्होंने नोटिस करा कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस फेनोमेना ऑफ द डोमिनेशन इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इकोनॉमिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में द कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंटरेस्ट और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में अथॉरिटी। फिर उन्होंने स्टडी किया एंड जब भी वो स्टडी करते थे, जब भी वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे तो मैक्स वेबर एक अपने आइडियल टाइप मॉडल को यूज करते थे। क्या किस मॉडल का नाम क्या था? इट वाज कॉल्ड आइडियल टाइप, राइट। सो मैक्स वेबर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर कि उन्होंने फिर इस अथॉरिटी को समझने की कोशिश किया कि व्हाट इज दिस अथॉरिटी, व्हाट इज दिस बेसिस। तो इस बेसिस को समझने के लिए उन्होंने अपने आइडियल टाइप मॉडल को यूज किया। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अथॉरिटी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अथॉरिटी, in order to understand authority he used ideal type। ठीक है, उन्होंने एक आइडियल टाइप मॉडल का यूज किया था। उन्होंने यूज किया आइडियल टाइप, ये एक रेफरेंस मॉडल था, क्योंकि कोई भी चीज आपको मेजर करना, फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक देयर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पूरा फिजिक्स मैकेनिक्स उसी पे बेस्ड है। तो सेम एज मैक्स वेबर कोई चीज को डेवलप करना चाह रहे हैं, सो डेवलप कब होगा? जब आपका एक बेस, एक रेफरेंस पॉइंट होगा तभी तो। सो दैट्स व्हाई उस जो रेफरेंस मॉडल है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मॉडल है, उसको क्या बोला जाता था? आइडियल टाइप। क्या समझने के लिए यूज किया? अथॉरिटी को।
सो आइडियल टाइप को जब अप्लाई किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि अथॉरिटी बेसिकली 3 टाइप की होती है ना। और उसके पहले एक लाइन और समझ लें कि व्हाट इज अथॉरिटी। इफ समबडी आस्क यू, आपको पूछा जाएगा कि आखिर अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों अथॉरिटी का डेफिनेशंस आप लोग शॉर्ट एंड सिंपल लिखेंगे, इट इज द लेजिटिमेट पावर। इट इज द legitimate power. What is authority? It is the legitimate power. It is the accepted power. Accepted power. It has the element of compliance. It has the element of compliance. It has the element of compliance. So what is this authority? Authority refers to what? Authority refers to the legitimate power, है ना। Legitimate power means which has accepted, which has not the element of force. Fear के चलते acceptance नहीं है, पावर के चलते, एक्सेप्टेंस के चलते, लेजिटिमेसी के चलते एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्टेड पावर को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। इसमें एक्सेप्टेड एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ कंप्लायंस होगा। क्या अथॉरिटी में एलिमेंट ऑफ कोर्सन होता है? कोर्स माने फोर्स नहीं। सो ये अथॉरिटी है, ये लेजिटिमेट पावर है। और उन्होंने फिर क्या देखा कि अथॉरिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी? नो, उन्होंने 3 टाइप्स के अथॉरिटी को फाइंड आउट किया। क्या, किस मॉडल का यूज किया था? आइडियल टाइप। तो वेबर के केस में आइडियल टाइप याद रखेंगे। सो 3 टाइप की अथॉरिटी क्या क्या थी? द फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। द फर्स्ट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट। सेकेंड इज कॉल्ड द charismatic authority. Charismatic authority. It is charismatic authority. Okay, and third is the legal rational authority. Third is the legal rational authority. समझ में आया कि कितने टाइप्स के अथॉरिटी के बारे में उन्होंने फिर फाइंड आउट किया? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रेशनल अथॉरिटी। ये बेसिस है किस चीज का? ना डोमिनेशंस का, किन किन इंस्टीट्यूशंस में? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में। और अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों? ना अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, एक्सेप्टेड पावर, द वेस्टेड पावर व्हिच इज द एलिमेंट ऑफ कंप्लायंस, मींस एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन आउट ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। ना अथॉरिटी के लिए उन्होंने बोला कि ये 3 टाइप्स की अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी। जैसे आज हम लोग, जब आप इस सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे, तब आप यू विल एक्सरसाइज अथॉरिटी। तो विच टाइप ऑफ अथॉरिटी दैट वुड बी? सो दैट इज कम्स अंडर द लीगल रैशनल अथॉरिटी। अब हम लोग बाइजेंटाइन किंग्स के टाइम में नहीं है, जब प्राचीन काल में जो राजशाही तंत्र चलता था, राजतंत्र चलता था, मोनार्की चलता था, तो मोनार्की में जो राजा अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता था उसको बोला जाता था ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आएगा। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के कुछ एग्जांपल्स आज भी हमें मिलते हैं जब हम लोग लेट्स से दैट फैमिली की बात करेंगे। तो फैमिली में आज भी हमारा जो द फैमिली स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी है, वो जो आपका हाउस है, वो जनरली इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फैमिली लेता है। हालांकि दैट इज धीरे धीरे जेंडर एम्पावरमेंट के साथ साथ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात होती है, एक एम्पावर्ड सोसाइटी की बात होती है, एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात होती है। बट स्टिल वी कैनॉट डिनाई कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इट इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी।
आज भी जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फैमिली कौन लेता है? एल्डेस्ट मेल मेंबर। तो वो क्या है ना, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ही आएगा, राइट। उसी तरह से एक करिश्मेटिक अथॉरिटी होता है दोस्तों, जस्ट लाइक कि जैसे आपने बहुत सारे सेल्फ स्टाइल गॉड देखे होंगे। वो सेल्फ स्टाइल गॉड क्या होता है ना, सेल्फ स्टाइल गॉड की एक लेजिटिमेसी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले दैट इज बागेश्वर धाम महाराज, दैट उनकी बात करेंगे तो उनके फॉलोअर्स हैं। कुछ समय पहले आसाराम बापू, उनके फॉलोअर्स थे। कुछ समय पहले दैट इज बाबा रामदेव, उनके फॉलोअर्स थे। देयर आर डिफरेंट सेल्फ स्टाइल गॉड्स। वो सेल्फ स्टाइल गॉड्स उसी तरह से एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरे एस्पेक्ट में हमारे पास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर किया। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी द राष्ट्रपिता, उनकी पर्सनालिटी वो ऑरा था जिनके चलते उनके फॉलोअर्स बनते थे। उसी तरह से इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट नेम्स लाइक दैट से दी अन्ना हजारे, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने स्पेशल कैरेक्टर्स के चलते लोग उसको फॉलो करते हैं। माने उनके कंप्लायंस का बेसिस क्या है ना, उनके बेसिस है, इसी को टेक्निकली करिश्मा बोला जाता है। करिश्मा का मतलब होता है द स्पेशल कैरेक्टर। तो मैक्स वेबर इसको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताते हैं कि जो 3 टाइप की अथॉरिटी है, एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकंड है करिश्मेटिक अथॉरिटी एंड थर्ड है द लीगल रैशनल अथॉरिटी। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अभी ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में बेसिस क्या है ना, बेसिस इज बेसिकली द बिलीफ। द बेसिस इज बिलीफ्स, कि बिलीफ्स है। द पोजीशन ऑक्यूपेंसी जो है दैट बिलीफ है, इसका मतलब है कि दैट वो एक्सेप्टेड है, वो टाइम से चलते आ रहा है, इसीलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैट्रिमोनियल और पहली बात आप लिखे लीनियल, और द पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल, बस नाम याद रखेंगे कि दैट 2 टाइप्स की अथॉरिटी है, एक पेट्रीलिनियल और पेट्रियार्कल। इसमें जो बेसिस क्या है ना, बेसिस है फैमिली ट्री, है ना। जो एक्सेप्टेड फैमिली सोसाइटी के होते हैं उनका एक अपने आप लेजिटिमेट कंप्लायंस होता है, सोसाइटी में लोग उसको फॉलो करते हैं, वो देखते भी हैं, आजकल भी दिखता है। तो वो किस में आ जाएगा ना, पेट्रीलिनियल अथॉरिटी में आएगा। और पेट्रियार्कल जहां पर बेसिस क्या होता है, एज। जैसे अभी मैंने क्या बात करा कि जो जैसे सीनियर जो होते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। तो एक क्या है, रूलर है, एक रूल्ड है, जो कमांड इशू कर रहा है दूसरा फॉलो करता है। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा ना, पेट्रियार्कल का। यहाँ बेसिस क्या है, एज। जो सीनियर है उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंप्लाई करते हैं। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिर 2 टाइप की हो जाती है, एक पेट्रीलिनियल और पेट्रियार्कल। पेट्रीलिनियल का बेसिस क्या होता है ना, फैमिली ट्री, लिनेज, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, लिनेज, लिनेज, है ना, वंश। उसी तरह से जब हम लोग एक पेट्रियार्कल होगा, यहां बेसिस क्या होगा, एज। ठीक। अभी करिश्मेटिक अथॉरिटी की बात करेंगे तो यहां पर ना करिश्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड ऑन इमोशंस। करिश्मेटिक अथॉरिटी किस पे बेस्ड होता है, इमोशंस पे, है ना। कभी सेल्फ स्टाइल गॉड और इन सब में कनेक्टिविटी क्या है, इमोशंस। और ये इमोशंस है तो ये बेसिस क्या है इसका, इमोशंस हो। और यहां पर ना जो कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, करिश्मा। करिश्मा, ठीक, करिश्मा माने स्पेशल कैरेक्टर। उसी तरह से जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है, यहां पर बेसिस क्या होता है, देयर इज कॉल्ड ड्यूली इनेक्टेड लॉज। ड्यूली इनेक्टेड लॉज, क्योंकि लॉज आर कॉल्ड द रैशनली इनेक्टेड लॉज, है ना। सो दैट इज कॉल्ड ड्यूली इनेक्टेड लॉज। ड्यूली इनेक्टेड लॉज। तो ये सारे कुछ उन्होंने बताया कि दैट, सॉरी, ये 3 टाइप की चीजें बताया उन्होंने कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसका बेस, उसका किस चीज पे बेस्ड होता है, बिलीफ पे। करिश्मेटिक अथॉरिटी इमोशंस पे और लीगल रैशनल अथॉरिटी लॉ पे होता है। तो कितने टोटल टाइप की अथॉरिटी मैंने बता दिया, 3 टाइप का अथॉरिटी। उसको फर्दर ट्रेडिशनल को लीनियर और इसको क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियल, और ये करिश्मेटिक, और तीसरा लीगल रैशनल अथॉरिटी।
तो यहां तक उन्होंने अथॉरिटी की बात की। अब अथॉरिटी के बाद फिर बोला कि ये सिर्फ तो अथॉरिटी है, ये तो सिस्टम है, समझ में तो आता है कि इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी अपने को एक्सरसाइज कैसे करता है ना। अथॉरिटी इज एक्सरसाइज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या मैंने बोला कि अथॉरिटी इज एक्सरसाइज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंड फिर उन्होंने समझने के लिए कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, फिर क्या यूज किया होगा ना, आइडियल टाइप। ये समझ में आया कि जब भी कुछ उनको डेवलप करना होता था तो क्या यूज करते, आइडियल टाइप। तभी अथॉरिटी के लिए आइडियल टाइप लगाया। 3 टाइप की अथॉरिटी निकल के आई, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक, लीगल, रैशनल। अभी फिर अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे होगा ना, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए फिर वो आइडियल टाइप लगाएंगे और वहां से निकलेगा कि हम लोग देखते हैं कि फिर 3 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकलेगा। ठीक, तो 3 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लिखें यहां पर ना। Okay, so let's see that administrative system. So administrative system का लिए एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, राइट, कि दैट उसको इस तरह से बनाते हैं कि दैट हम लोग सबसे पहले अथॉरिटी को लिखते हैं यहां पर, द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक, यहां पर लिखते हैं हम लोग करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी। और थर्ड क्या था बताओ, थर्ड अथॉरिटी जो है वो क्या है ना, लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो जो हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिख लेंगे, यहां पर आप अथॉरिटी लिख ले, अथॉरिटी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर क्या बनेगा ना, पैट्रिमोनियल, पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और एक दूसरा बनता है फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कौन कौन सा, फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये 2 बन गया। करिश्मेटिक अथॉरिटी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनता है। लीगल रैशनल अथॉरिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों ना, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक चार्ट को आप बना ले कि दैट कि जितने टाइप्स के ट्रेडिशनल अथॉरिटी की उन्होंने बात की, वो ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक, लीगल रैशनल अथॉरिटी। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए फिर आइडियल टाइप को यूज किया और उसके बाद उनको क्या मिलता है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी से पैट्रिमोनियल, फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और करिश्मेटिक अथॉरिटी से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनता है। और लीगल रैशनल अथॉरिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनेगा वो क्या बनता है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक, ये 3 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बनाए, किसके यूज से ना, विद द हेल्प ऑफ द आइडियल टाइप। तो ये तीनों टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक बैकग्राउंड डेवलप किया कि मैक्स वेबर की थ्योरीज किस तरह से एक वैल्यू प्रेमाइस, एक पूरे एक एकेडमिक परस्यूट पे बेस्ड है। मैक्स वेबर इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, ब्यूरोक्रेसी के एक ऑर्गेनिज्मिक मीनिंग को हाईलाइट किया, ब्यूरोक्रेसी के एक फंक्शनल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। उसके पहले ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही एक नेगेटिव चीज था, बैड टर्म था, लेकिन मैक्स वेबर ने उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया। किस तरह से डेवलप किया, उसके लिए एक पूरा हमने थ्योरी डेवलप किया कि दैट कि वेस्टर्न सोसाइटी में समझने के लिए गए, फिर वहां डोमिनेशन को समझा, डोमिनेशंस के बाद उन्होंने बेसिस ऑफ डोमिनेशन को समझा और फिर पता चला कि अथॉरिटी कुछ होता है। अथॉरिटी को समझने के लिए ही यूज्ड हिज आइडियल टाइप, और आइडियल टाइप का यूज करके वो 3 टाइप का अथॉरिटी मतलब निकाल के लाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक, लीगल रैशनल अथॉरिटी। और तीनों को हमने एक एक करके समझा और फिर बात में किया कि दैट कि ये अथॉरिटीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू एक्सरसाइज होता है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने समझने के लिए आइडियल टाइप को यूज किया। एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ द आइडियल टाइप ही कम आउट कितने टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
तीन टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक पेट्रीमोनियल फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, करिस्मेटिक अथॉरिटी में नो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी में ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक, तो यहां तक बातें समझ में आई और यहां तक अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को फिर से एक बार देखना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्रमोट करो और कमर कस के एक बार फिर से अच्छे से जेपीएससी की तैयारी करते हैं और जेपीएससी की तैयारी को कंप्लीट करिए। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे अहेड।